हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पुनीत रावत और आज बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की और जानेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट को। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। आमतौर पे लिक्विड्स के लिए फ्लूइड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम अगर टेक्निकली देखें तो कोई भी सब्सटेंस जिसमें कि फ्लो होने की एबिलिटी हो, यानी कि बहने की क्षमता हो, उसे फ्लूइड कहा जाता है। यानी कि लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड कहलाती हैं। और टेक्निकली अगर समझें तो शेयर फोर्स के कारण जो भी सब्सटेंस कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते रहते हैं या फिर अपना शेप और साइज बदलते रहते हैं, उन सब्सटेंसेस को या उन पदार्थों को फ्लूइड कहा जाता है। क्योंकि फोर्स अप्लाई होने के कारण जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है और एक बार डिफॉर्म हो जाने के बाद ये अपने पुराने शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। इसीलिए फ्लूइड को जीरो मेमोरी सब्सटेंस भी कहा जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि शेयर फोर्स क्या होता है। तो बेसिकली फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल फोर्स और दूसरा होता है शेयर फोर्स। अगर एक सरफेस को कंसिडर करें तो किसी सरफेस पे अगर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इस फोर्स को कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स का काम होता है किसी भी बॉडी के साइज को चेंज करना। और अगर किसी बॉडी के पैरेलल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इस फोर्स को कहा जाता है शेयर फोर्स। और शेयर फोर्स का काम होता है किसी भी बॉडी के शेप में परिवर्तन लाना। तो अब बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन की। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर या फिर आप समझ सकते हैं फ्लूइड, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट में। तो ये कंडीशन कब आती है? जब कोई भी शेयर फोर्स अप्लाई ना हो, यानी कि फ्लूइड पे अगर शेयर फोर्स अप्लाई नहीं होगा या फिर शेयर फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? फ्लूइड में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। और अगर डिफॉर्मेशन नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल हैं उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा फ्लूइड है वो रेस्ट में है। और इसी कंडीशन को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। तो जो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है उसमें जो मोर सर्कल बनेगा वो एक पॉइंट बनेगा। तो आप पूछेंगे कि मोर सर्कल क्या होता है। तो मोर सर्कल बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को शो करने का, जिसमें कि एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेसेस को रखा जाता है और वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेसेस को रखा जाता है। और अगर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाए तो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, यानी कि मोर सर्कल जो बनेगा वो एक पॉइंट पे लाई करेगा, यानी कि एक पॉइंट के रूप में बनेगा। तो एक पॉइंट का मतलब है सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। तो यहाँ पर जो बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वो लेफ्ट साइड इसलिए दिखाए गए हैं बिकॉज जो प्रेशर फोर्स होता है वो कंप्रेसिव इन नेचर होता है। तो अब बात करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की। तो पहली फ्लूइड प्रॉपर्टी है डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। इसको रो से डिनोट किया जाता है। तो बेसिकली डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि मास की केजी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो यूनिट हो जाती है डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब। तो दूसरी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। इसको स्मॉल w से डिनोट किया जाता है। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट कहलाता है। तो अगर मास डेंसिटी को अगर g से मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्पेसिफिक वेट बन जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक वेट विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही क्वांटिटी है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली जो मास डेंसिटी है उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि वॉल्यूम अपॉन मास या 1/ρ, और यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी बेसिकली फ्लूइड में पाई जाने वाली वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अपने फ्लो होने का अपोज करती है। जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है वैसे ही फ्लूइड्स में विस्कोसिटी होता है। तो विस्कोसिटी को इसीलिए फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं फ्लूइड फ्लो की, यानी कि फ्लूइड कैसे फ्लो होता है। इसको समझने के लिए हम दो प्लेट कंसीडर करते हैं, एक ये और एक ये, और दोनों के बीच में हमने कुछ फ्लूइड रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली प्लेट है इसको धीरे से मूव करने लगेंगे u5 वेलोसिटी से। तो क्या होगा,
जो फ्लूइड पार्टिकल इससे चिपके हुए हैं वो भी इसी के साथ प्लेट की वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, यानी कि u5 की वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। लेकिन जो ये वाली प्लेट है वो अभी भी स्टेशनरी है, यानी कि रेस्ट में है। तो जो इसके साथ फ्लूइड पार्टिकल होंगे वो भी रेस्ट में रहेंगे, यानी कि उनकी वेलोसिटी 0 रहेगी। तो इसको कहा जाता है नो स्लिप कंडीशन। तो अब जो बीच वाले फ्लूइड पार्टिकल हैं इनके साथ क्या होगा, जो टॉप वाली प्लेट है वो कहेगी भाई तुम भी हमारे साथ चलो, और जो बॉटम वाली प्लेट है वो कहेगी तुम भी हमारे साथ रुक जाओ। तो इनके साथ क्या हो जाएगा कि जो टॉप वाले फ्लूइड पार्टिकल हैं उस पर टॉप वाली प्लेट का असर ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो बॉटम वाली प्लेट के नज़दीक के पार्टिकल हैं उन पे बॉटम वाली प्लेट का असर ज़्यादा रहेगा। तो क्या होगा, जो टॉप से और बॉटम आते आते जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, दो फ्लूइड पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, एक ये और एक ये। इसकी वेलोसिटी है u और इसकी वेलोसिटी है u प्लस du। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, तो वैसे ही यहाँ पे अगर वेलोसिटी u है तो यहाँ पे वेलोसिटी u प्लस du हो जाएगी। अब dt टाइम के बाद ये पार्टिकल पहुँच जाएगा यहाँ पे और ये वाला पार्टिकल पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एक ही, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है डी थीटा। तो इस ट्रायंगल को हम देखें तो टेन थीटा इजक्वल टू हो जाएगा डी यू डी टी बाई डी वाई, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी डी यू इंटू डी टी। और अगर ये डी थीटा बहुत स्मॉल है तो इसके लिए डी थीटा को हम डी थीटा लिख सकते हैं। तो डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू डी टी बाई डी वाई। और इससे एक रिलेशन निकल के आता है डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। तो जो डी थीटा बाई डी टी है उसको कहा जाता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन रेट। लेकिन जो डी यू बाई डी वाई है इसको कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। तो इस फिगर में आप जैसे देख सकते हैं जो वेलोसिटी है वो y का फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे y इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो सर आइजैक न्यूटन ने एक रिलेशन दिया था शेयर स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट के बीच में, या फिर शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में। तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि शेयर स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन रेट और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम हटाएं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जो होता है म्यू। तो यानी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी या फिर म्यू डी यू बाई डी वाई। तो जो म्यू है उसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो जो ये म्यू है यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी है इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड, और इस CGS यूनिट होती है पॉइज। जैसे कि आप इस रिलेशन से देख सकते हैं जो डायनेमिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू है या तो वो टाउ यानी कि शेयर स्ट्रेस पे डिपेंड करता है या फिर वो स्ट्रेन रेट पे डिपेंड करता है या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, लेकिन वो टाइप ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जो वाटर है उसकी डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज़्यादा होती है लेकिन विस्कोसिटी कम होती है। तो इससे सीधा मतलब ये निकलता है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो डेंसिटी का फंक्शन नहीं होता है। तो अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। इसको न्यू से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है म्यू अपॉन रो, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। और ये बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फ्लूइड। इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और CGS में इसकी यूनिट होती है स्ट्रोक। बेसिकली जो डायनेमिक विस्कोसिटी वाटर की होती है वो एयर की डायनेमिक विस्कोसिटी से ज़्यादा होती है, लेकिन जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाटर की होती है वो एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी से कम होती है। इसका कारण होती है बिकॉज वाटर की जो डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन म्यू, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली जो टेम्परेचर है उसका लिक्विड और गैसेस पे अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम लिक्विड की बात करें
तो लिक्विड्स में जो कोहेसिव फोर्स है उसके कारण विस्कोसिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि जितने ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा विस्कोसिटी लिक्विड्स में पाई जाएगी। लेकिन अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में जो विस्कोसिटी पाई जाती है वो पाई जाती है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र या फिर कोलिजन के कारण, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच जितना कोलिजन होगा, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, उतना ही ज़्यादा गैसेस में विस्कोसिटी पाई जाएगी। तो अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। अगर हम लिक्विड्स में अगर देखें तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो कोहेसिव फोर्सेस रिड्यूस होने लगेंगे क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने लगेंगे, और अगर कोहेसिव फोर्स रिड्यूस होगा तो जो हमारा फ्लो होगा वो इजीली होने लगेगा, और अगर फ्लो इजीली होने लगेगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वैसे ही अगर हम गैसेस की बात करें तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो रैंडमनेस बढ़ेगी और मॉलिक्यूलर कोलिजन ज़्यादा होंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगा तो जो फ्लो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और फ्लो डिफ़िकल्ट हो गया इसका मतलब है विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई। लिक्विड्स की विस्कोसिटी तो टेम्परेचर के कारण डिक्रीज हो रही है, लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।